वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में नई दिल्ली में एक वीडियो संबोधन दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। उन्होंने पिछले दशक में भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता और सुधारों के कारण आर्थिक लचीलापन और विकास पर जोर दिया। तो वित्तीय घाटा 4.4% तक कम होने की उम्मीद है। बैंक्स की स्थिति मजबूत है। इसके अलावा मुद्रास्फीति और ब्याज दरें निचले स्तर पर हैं। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पलक बता भी रहे हैं। दरअसल पीएम ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर यह घोषणा की थी कि जीएसटी सुधारों का भी उल्लेख किया था, जो कि दिवाली से पहले लागू हो जाएंगी। और इसी का जिक्र चूंकि हम कर रहे हैं, एक समर्पित रिफॉर्म टास्क फोर्स का गठन भी किया गया, जो कि 2047 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास को गति देगा, नौकरशाही को कम करेगा, शासन को आधुनिक बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वैश्विक विकास में 20% योगदान देगा, इसका जिक्र किया, जो कि वैश्विक मंदी के बीच भारत की बढ़ती हुई ताकत को भी दर्शाता है। वहीं आपको बता दें कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक आशा की किरण के तौर पर पेश किया, जो कि अपनी स्पीड, स्केल और स्कोप में उसके साथ साथ विश्व को धीमे विकास से उबरने में मदद कर सकता है। उन्होंने निजी क्षेत्र में भी स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम प्रौद्योगिकी, बैटरी स्टोरेज, उन्नत सामग्री और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने का भी आह्वान किया। ये विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दोहराया, जिसमें गति, पैमाने और दायरे पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत अब अवसरों को चूकने नहीं देगा, बल्कि नेतृत्व करेगा, जैसा कि 5G प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास में देखा भी गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य को रेखांकित किया, जिसमें आत्मनिर्भरता और मजबूत आर्थिक नींव महत्वपूर्ण है। ये संबोधन भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं, सुधारों की दिशा और वैश्विक मंच पर इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जल्द ही भारत आ सकते हैं। यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक ने इसकी पुष्टि की है। तारीख तय करने को लेकर के चर्चा चल रही है। बीते साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था। इस दौरान ज़ेलेंस्की को भारत आने का उन्होंने न्योता दिया था। यह यूक्रेनी राष्ट्रपति का पहला भारत का दौरा होगा। पोलिश्चुक ने कहा कि हमारे पास भारत और यूक्रेन के बीच भावी रणनीतिक साझेदारी की संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। दोनों पक्ष इस पर काम भी करें और उम्मीद है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की निश्चित रूप से भारत आएंगे। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक तारीख को लेकर के सहमति बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। Strategic partnership between India and Ukraine, and believe me that we have potential for that. The Prime Minister invited President Zelensky to come to India. So now the both sides working on this, and definitely we expected to have the President Zelensky in India, which will be another great interaction and great achievement in our bilateral relationship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में यूक्रेन का दौरा किया था। ये किसी भारतीय पीएम की यूक्रेन की पहली यात्रा थी। पीएम मोदी ने यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे थे, जहां पर जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी थी। मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच में यूक्रेन के पैलेस में मुलाकात हुई थी। 3 घंटे तक की बैठक हुई थी। उन्होंने ज़ेलेंस्की को भारत आने का भी न्योता उस दौरान दिया। और इस मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बात की। जयशंकर ने कहा, तेल खरीदने का फैसला बाजार की हालत को देखते हुए लिया जाता है। इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आएंगे। रूसी न्यूज एजेंसी टास ने ये जानकारी एनएसए अजीत डोभाल के हवाले से यहां पर दी थी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में पुतिन का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें 50% टैरिफ पेनल्टी के तौर पर लगाया गया है। रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर यह पेनल्टी लगाई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां की क्रॉसिंग रिपब्लिक में पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी के निवासियों का गुस्सा बिल्डर के खिलाफ फूट पड़ा। आज लोगों ने यहां पर जमकर पंचशील बिल्डटेड के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन और नारेबाजी की। ये तस्वीरें उस वक्त की।
तो क्रॉसिंग रिपब्लिक के पंचशील सोसाइटी के निवासियों का यह आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम निवासियों से वसूली जा रही है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी रुपया खर्च नहीं किया जा रहा। आए दिन प्लास्टर गिरने से हादसों का डर बना रहता है, ना लिफ्ट ठीक रहती है, ना बिल्डिंग का रखरखाव ठीक से किया जाता है। पंचशील सोसाइटी के बिल्डर ने मेंटेनेंस में भी AOA के पिछले 10 साल से हैंडओवर नहीं किया है। बिल्डिंग की हालत भी अब जर्जर हो चुकी है और किसी बड़े हादसे को ये दावत देती हुई नजर आ रही है। मेंटेनेंस भी आई है, इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है, पानी की समस्या है और बिल्डिंग हमारी पूरी अगर आप देखें तो झड़ती रहती है, बड़े बड़े ढेले गिरती हैं और हालत ये है अगर हम उनके सुबह टहलने के लिए निकलते हैं और किसी के सिर पे गिरता है तो उसका सिर फट जाएगा। वहीं गुस्साए निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की और GDA से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। मेंटेनेंस का जिम्मा अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन को ना सौंपने से भी लोग बहुत नाराज हैं। यहाँ के निवासियों का आरोप है कि GDA की तरफ से भी तय पार्क की जगह पर पार्किंग बनाकर बिल्डर जो है मोटी कमाई कर रहा है, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए जगह ही नहीं है। निवासियों का यह भी कहना है कि जगह बच्चों की सुरक्षा मनोरंजन के लिए थी, लेकिन बिल्डर ने इसे पेड पार्किंग में तब्दील कर दिया। वहीं उत्तर भारत के कई राज्य दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में। उत्तराखंड के चमोली जिले में कल देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची। तेज बारिश और मलबे ने थराली बाजार, राड़ी बगड़, चेपड़ो और सागवाड़ा जैसे इलाकों में कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। वहीं SDM आवास तहसील परिसर में भी मलबा घुस गया, कई गाड़ियां दब गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुलसारी के राहत शिविर में पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात की, हालचाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिया। NDRF, SDF और स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य में वहां पर जुटा हुआ है। 5 JCB मशीनें मलबा हटाने में लगी हुई हैं। CM धामी ने कहा है कि जल्द ही बिजली, पानी जैसी जरूरी व्यवस्थाएं वहां पर बहाल की जाएंगी। उधर राजस्थान की बात करें, यहाँ पर चंबल और आऊ नदियां उफान पर हैं। खासकर धौलपुर में चंबल खतरे के निशान से 11 मीटर ऊपर बह रही है। जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी और भरतपुर में जलभराव ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाड़मेर, जोधपुर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। दौसा में भारी बारिश से कई ऐसी जगह है जहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में 21 से 25 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और जिससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा है। APS कॉलोनी और सफदरजंग अस्पताल के आसपास जलभराव देखा जा रहा है। द्वारका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चौक के पास सड़क का एक हिस्सा धंसने से मुख्य सड़क पर यातायात को बंद कर दिया गया। तमिलनाडु के थुप्पसट्टी में एक शानदार बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के गांवों में लोग उमड़ पड़े। इस दौड़ में कुल 29 जोड़ी बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया। गाड़ियां धूल उड़ाती हुई दौड़ी और दर्शकों की भीड़ तालियां बजाकर हौसला बढ़ाती रही। इस आयोजन का मकसद था गांव की पुरानी परंपरा को जिंदा रखना और लोगों को एकजुट करना। बैलगाड़ी दौड़ ग्रामीण संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है और इसको देखने के लिए बच्चे, बूढ़े सभी उत्साहित भी नजर आए। विजेताओं को नगद पुरस्कार और सम्मान दिया गया, जिसने माहौल को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया। पहले स्थान पर आने वाली जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। हालांकि लोगों ने इस आयोजन की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ भी की, क्योंकि इससे न सिर्फ मनोरंजन हुआ बल्कि गांव की एकता भी मजबूत हुई। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका भी मिलता है। आसपास के गांव से लोग उमड़ पड़े। इस दौड़ में कुल 29 जोड़ी बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया और इन्हें 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। हर श्रेणी में बैलों की रफ्तार, जोड़ी की ताकत का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। गाड़ियां धूल उड़ाती हुई दौड़ी और दर्शकों की भीड़ तालियां बजाकर हौसला बढ़ाती रही। इस मकसद का आयोजन गांव की पुरानी परंपराओं को जिंदा रखना और लोगों को एकजुट करना था। बैलगाड़ी दौड़ ग्रामीण संस्कृति का अहम हिस्सा है और इसे देखने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई उत्साहित। विजेता को नगद पुरस्कार सम्मान दिया गया, जिसने माहौल को और भी जोशीला बना दिया। पहले स्थान पर आने वाली जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया और लोगों ने इस आयोजन की तारीफ की, क्योंकि इससे न सिर्फ मनोरंजन हुआ बल्कि गांव की एकता भी मजबूत हुई। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और नई पीढ़ी को अपने जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। वहीं हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र का दौरा। कुरुक्षेत्र कश्यप तीर्थाटन 2025 कार्यक्रम गीता ज्ञान संस्थानम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले, हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये कुरुक्षेत्र का दौरा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी रही। कुरुक्षेत्र कश्यप तीर्थाटन 2025 कार्यक्रम और ये गीता ज्ञान संस्थानम की तरफ से दरअसल यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसमें कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजन हुआ था और मुख्यमंत्री का पारंपरिक अंदाज में इससे पहले
स्वागत भी यहाँ पर किया गया। ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद अहम रहा। आपको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। गीता ज्ञान संस्थानम में कार्यक्रम का आयोजन और मंच पर तमाम बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त कुरुक्षेत्र के दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं गीता ज्ञान संस्थानम में कार्यक्रम का आयोजन। और वैसे भी इस संस्था की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है और लगातार इसके अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बहुत प्रमुख तौर पर मौजूद रहते हैं। एक बार फिर से वो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में मौजूद इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ ने दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि कश्यप तीर्थाटन 2025 है और लगातार आप देखते हैं कि कैसे इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास भी लगातार देखने को मिलता है तीर्थाटन को लेकर के। खास तौर पर आज हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें होती कि कैसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। खास तौर पर अगर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र की अपनी एक धार्मिक मान्यता है। खास तौर पर अगर गीता के संदर्भ में हम देखें तो और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी समय समय पर इस बात का जिक्र किया है कि कैसे सरकार की कोशिशें हैं कि इस पूरे क्षेत्र को और भी ज़्यादा डेवलप किया जा सके और धार्मिक पर्यटन यहाँ से बढ़े। और अब आगे बढ़ेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का बालोतरा दौरा। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बालोतरा दौरे पर हैं। बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी का दौरा उनकी तरफ से यहां पर किया गया और विकास कार्यों को लेकर लगातार आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाते रहते हैं। और अब एक बार फिर से आपको बताएं कि वो यहां बालोतरा पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बालोतरा दौरे पर हैं। बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी का दौरा उनकी तरफ से किया गया। एक तरफ देखिए सरकार की कोशिश यही रहती है कि अपने स्तर पर हर एक इलाके का विकास कार्य बहुत तेजी के साथ किया जाए। और मुख्यमंत्री शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो वो लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वहां पर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनका जायजा खुद लेते हुए नजर आते हैं। और अब ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बालोतरा की ये तस्वीरें हैं, पचपदरा इलाके की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे और उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ जो देखिए इस वक्त निर्माण कार्य चल रहा है उसका खुद से वो जायजा यहाँ पर लेते हुए नजर आए। और यहाँ जो तमाम चीजें की जा रही हैं, देखिए यहाँ पर जो इस वक्त पूरी टीम है जो यहाँ कार्य में लगी हुई है उन सभी से बातचीत करते हुए यहाँ केंद्रीय मंत्री भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने भी इन सभी लोगों से बातचीत की और जो यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम हो रहा है उनके बारे में भी यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। यहाँ पर जो लोग इस वक्त मौजूद रहे उन सभी से बातचीत करते हुए। और ये आप देखिए ज़रा कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर एरिया है इसके बारे में खुद वो बातचीत करते हुए यहाँ पर सभी लोगों से नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की तस्वीर, मुख्यमंत्री की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लेकर वो यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए।